हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले कई वीडियो में हम अर्थव्यवस्था के अलग अलग टॉपिक पर चर्चा की, वही इसी तरह से आज एक नई टॉपिक लेकर आए हैं और वह टॉपिक है अर्थव्यवस्था के प्रकार के अंतर्गत स्वामित्व के संसाधनों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। आइए इस टॉपिक को बारीकी से समझेंगे। इस टॉपिक में ध्यान रहे कि दो चीज़ों को ध्यान देने की आवश्यकता है। इस टॉपिक क्या है, उसके बाद इस टॉपिक को हम तुलना के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुलना जब किसी टॉपिक से करने के बाद उस टॉपिक में अपनी एक गहरी समझ विकसित होती है, तो ऐसे में तुलना करके भी समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम बारीकी से देखेंगे टॉपिक को। 3 प्रकार होता है इसमें: समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। कुछ जो इसका मीनिंग है इस शब्दों से निकल जाती है, जैसे समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन जब इसको पढ़ते हैं तो और इसका क्लैरिटी होते चला जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जो समाज अर्थात कहें तो इसको इस पे सरकार यानी कि एक ऐसी विचारधारा जो सभी वर्गों को लेकर चलती है, इस तरह की विचारधारा होती है समाजवादी विचारधारा। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं संसाधनों के स्वामित्व, अर्थात संसाधन पर स्वामित्व किसका होगा। तो यहाँ संसाधनों का स्वामित्व किसके पास है? सरकार के पास है। ये है समाजवादी विचारधारा। दूसरी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ संसाधनों का स्वामित्व किसका है? यहाँ पर संसाधनों का स्वामित्व निजी क्षेत्र का है। अभी हम दोनों समाजवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को देखेंगे। पहले हम इन दोनों अर्थव्यवस्था की तुलना करेंगे। तो जैसे कि पहले देखें कि संसाधनों का स्वामित्व किनके पास है? एक है सरकार के पास है, तो एक निजी क्षेत्र के पास है। नेक्स्ट इसकी विशेषता अगर देखें तो इसकी विशेषता होती है कि समाजवादी विचारधारा जो या समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, ये या जो आर्थिक क्रिया होती है, तो आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होता है। जो आर्थिक क्रियाएं होती है तो सरकार के पास नियंत्रण, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण निजी क्षेत्र का होता है। आर्थिक क्रियाओं का निजी क्षेत्र का होता है। कीमतों का निर्धारण माना जाता है। आर्थिक क्रिया अगर देखेंगे तो आर्थिक क्रिया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बता देते हैं, लेकिन क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ है कि आर्थिक क्रिया होता है जैसे कि उत्पादन से उपभोग तक वितरण, फिर उसका कीमत निर्धारण, ये सब आर्थिक क्रियाएं होती है। तो इन पर जो नियंत्रण होता है निजी क्षेत्र, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का होता है, जबकि समाजवादी पे सरकार की होती है। दूसरा होता है कीमतों का निर्धारण, जो कीमत डिसाइड करते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण किसी केंद्रीय संस्था के द्वारा की जाती है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण बाजार शक्तियाँ करती है। यहाँ हम दो चीज़ पे क्लैरिटी सबसे पहले लाना चाहूँगा। एक है जहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय संस्था द्वारा, दूसरी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार शक्तियाँ। तो केंद्रीय संस्था जैसे कि सरकार के दो कोई संस्था डिसाइड करती है कि इतना इसके लिए इतना प्राइस ली जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू आप राशन, जैसे कि राशन हर एक स्टेट में हर एक व्यक्ति को राशन मिलती है, तो राशन मिलती है कहीं देखिए कि ये पर के जी 1 रुपये। आखिर ये जो कीमत डिसाइड किसने किया?
तो सरकार की कोई संस्था निर्धारित करती है, क्योंकि सरकार किस तरह की अर्थव्यवस्था में इस तरह के विचार देखा जाता है समाजवादी, तो एक सरकार की संस्था निर्धारित करती है, इसीलिए इसको कहते हैं केंद्रीय संस्था द्वारा निर्धारित किया जाता है यहाँ कीमतों का। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि बाजार शक्तियाँ अर्थात डिमांड अकॉर्डिंग सप्लाई, बाजार सिद्धांत भी कहते हैं इसको, कि बाजार सिद्धांतों के द्वारा निर्धारण किया जाता है। तो देखें कि बाजार सिद्धांत जैसे कि अगर हमको वस्तु जाते हैं खरीदने के लिए, तो सपोज कि कोई एक वस्तु जैसे एप्पल खरीदने के, तो एप्पल जैसे देखें कि आज शाम के वक्त में है या कोई ऐसा समय है, कोई त्यौहार सीजन चल रहा हो, वहाँ एप्पल का काफ़ी खपत है, तो वहाँ क्या हो डिमांड बढ़ रहा है कि हमको एप्पल चाहिए। कुछ सीजन है जैसे कि नवरात्रि वगैरह कुछ भी हो, तो उसमें डिमांड है किसका, एप्पल का, तो उसका डिमांड है। तो वही सरकार अगर उसका नवरात्रि से कोई ऐसा त्यौहार सीजन ना हो तो उसका डिमांड ना हो, तो उसका कीमत तो फिर कम हो जाता है। लेकिन वही होता है कि डिमांड अकॉर्डिंग सप्लाई, यानी डिमांड और सप्लाई निर्धारित करता है यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का। अतः संभव समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था में आखिर उद्देश्य क्या होता है इस अर्थव्यवस्था का। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उद्देश्य होता है जन कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना, राइट। लेकिन जब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखते हैं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, लाभ अर्जित करना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अगर दोनों में प्रतिस्पर्धा देखें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का भाव देखा जाता है, क्योंकि पता है समाज है, समाज सबके लिए हो रहा है, इस तरह के भाव देखने में आता है। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा भाव नहीं, जबकि प्रतिस्पर्धा की एडम स्मिथ ने इसे लेसेस फेयर का संज्ञा दी है। लेसेस फेयर मतलब होता है कि इतनी प्रतिस्पर्धा है कि कोई सपोज कि कोई व्यक्ति क्या हो, कोई प्रोडक्शन, कोई वस्तु या सेवा का प्रोडक्शन करना चाहता है, तो प्रोडक्शन करने के लिए उसके 4 कारक की आवश्यकता है। अब 4 कारक की जब आवश्यकता है तो कहीं ना कहीं उसे एक श्रम भी लेना होगा। तो ऑटोमेटिक जिसको कहते हैं कि हम अपना तो प्रयास कर रहे थे, प्रतिस्पर्धा करके प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे, लेकिन इसको मजबूरी वश में रखना पड़ रहा है। किसको, लेबर को रखना पड़ा। जैसे होटल में लेबर को रखना पड़ा, क्योंकि उत्पादन के 4 कारक आवश्यक है, अदरवाइज उत्पादन नहीं कर सकता है कोई चीज़ का। तो इसको संज्ञा दिया है एडम स्मिथ ने, लेसेस फेयर की संज्ञा दी। यहाँ प्रतिस्पर्धा माना होता है किसमें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो इस तरह से दोनों की विशेषता थी, समाजवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। जैसा कि शब्द से स्पष्ट होता है, दोनों का मिश्रण है, जहाँ समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण होता है। तो दोनों की विशेषता को लेकर यहाँ समझेंगे। जैसे समाजवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता को यहाँ पर दोनों को देखेंगे, दोनों को मिलाते चले जाएंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस तरह के देश जैसे कि इंडिया एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसमें जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण किसका होगा, अब सोचो। तो देखो यहाँ पर जैसा कि दोनों में पढ़ चुके हैं, वहाँ पर सरकार का होता था, निजी क्षेत्र का होता था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसका होगा, तो यहाँ पर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में है, आर्थिक क्रियाओं में अगर देखा जाए, आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण सीमित होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों अर्थव्यवस्थाएं मौजूद है, सरकार के भी, निजी क्षेत्र के। अगर सरकार यहाँ पर अपनी नियंत्रण स्थापित कर दे तो क्योंकि दोनों को विस्तार करने का, दोनों का अपना डिसीजन कहीं ना कहीं बाधित होता है। तो यह आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण सीमित होता है। एक हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था का विशेषता। दूसरी है, यहाँ दोनों मौजूद होता है। क्या, यहाँ प्रतिस्पर्धा और जन कल्याण दोनों की सम्मिलित उपलब्धता होती है। यहाँ पर दोनों की उपलब्धता पाई जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। एक कंपनी है, एक जियो कंपनी है, एक एयरटेल कंपनी है, इस तरह की जो कंपनी है, तो आज भी उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है।
वहीं पर एक वोडाफोन है, तो इंडियन जो है ये सरकारी की कंपनी है टेलीकॉम क्षेत्र में। तो ये क्या है, ये बताता है कि देखो कि यहाँ दोनों की मोह स्थिति है, सरकारी भी है तो प्राइवेट भी है। इसको कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा और जन कल्याण की दोनों की उपस्थिति होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। इसके बाद देखें सरकार की भूमिका, अन्य की मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार किस तरह की भूमिका अदा करती है, तो नियामक के रूप में अदा करती है, अर्थात कंट्रोल करती है। मात्र इसके पास कंट्रोल के अतिरिक्त किसी तरह के अन्य उपलब्धता नहीं होती है। ठीक है, तो नियामक जैसे कि ट्राई सुने होंगे, टेलीकॉम क्षेत्र में ट्राई एक नियामक की भूमिका निभाती है कि ये प्राइवेट कंपनियां, सरकारी कंपनियां क्या हो, एक सही कीमत, जो आर्थिक क्रियाओं की बात कर रहे थे कि नियंत्रण, तो सही कीमतों का डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई क्षेत्र में ऐसा हुआ कि कीमतों को बढ़ा दिया। फिर जियो अगर रिचार्ज के 200 समथिंग कुछ 300 कर दिया, तो प्राइवेट तो इतना नहीं कि 300-400 इस तरह से अपने मन मर्जी से बढ़ा दे, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो सरकार नियंत्रण करती है। ट्राई जैसी संस्था है, ट्राई इंडियन बताती है कि इतना से इतना होना चाहिए, जितना जनता अफोर्डेबल कर सके। ऐसा नहीं कि निजी क्षेत्र है तो तुम कीमतों को निर्धारण कर सकता है, बाजार कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कि तुम खुद मनमानी कर लो। तो इस तरह से नियामक के तौर पर सरकार भूमिका निभाती है। और ये संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर हम अर्थव्यवस्था के प्रकार देखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के अन्य प्रकार, जैसा कि एक अन्य प्रकार बचा है विकास की अवस्था के आधार पर। थैंक यू।